कौन होंगे फिर, क्योंकि बृजेंद्र सिंह की टिकट यहाँ कटी है। तो बृजेंद्र सिंह की टिकट कटती है तो बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में अपने घर वापसी भी कर सकते हैं। उनके पिताजी के वीरेंद्र सिंह जी के गांधी परिवार से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। 40 साल से ज़्यादा कांग्रेस के अंदर रहे हैं। जितना जो मर्म है, जो जूस है, जो बढ़िया पार्ट है, वो तो कांग्रेस में बीता है। कितने सारे प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं और उनकी चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी। यहाँ भी वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं और उनको वीरेंद्र सिंह डूमर खा कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और मेरे साथ हैं आंकड़ों के जादूगर भाई जोगिंदर। आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो पार्टियों ने 99.9% फाइनलाइज कर दिए हैं। किसी भी पल, हो सकता है आज शाम को, हो सकता है कल सुबह, कल शाम को, किसी भी वक्त अब कैंडिडेटों की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। तो जोगिंदर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक बार फिर बैठे हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स पर चर्चा करने के लिए। और पहले हमने 10 की 10 लोकसभा की दर्शकों द्वारा बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद किया गया हमारी वीडियोस को। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जिनके बीच में यहाँ हरियाणा में मुख्य मुकाबला लोकसभा की सीटों को लेकर है, उनके संभावित प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे जी। और बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि अभी हाल में 2019 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। कांग्रेस ने कोई सीट नहीं जीती थी। इस बार 2024 में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा ही कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस ये सारी सीटें जीती थी, अब बीजेपी जीतने लगी है। 2024 में हरियाणा की 10 सीटों पर कौन कैंडिडेट उतरेंगे और कैंडिडेट उतरने के बाद जो समीकरण बनेंगे उन सब की भी हम चर्चा करेंगे। तो कथुरिया साहब, सबसे पहले हम रोहतक में बैठे हैं, तो शुरुआत करते हैं कि रोहतक में कांग्रेस के कैंडिडेट और बीजेपी के, हालांकि कांग्रेस का तो लगभग फाइनल ही है, तो फिर भी आप बताएं कि कौन से कैंडिडेट कौन होंगे। देखो, मैं ये बताने से पहले एक हरियाणा की पॉलिटिक्स का एक रोचक तथ्य आपके साथ और दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। आप देखिए, 1999 के बाद आज तक का एक ट्रेंड है, जिसके साथ हरियाणा जाता है उसकी सेंटर में सरकार बनती है। 1999 में भाजपा और आईएनएलडी का गठबंधन था, 10 की 10 सीटें भाजपा और आईएनएलडी के भी हुआ था। 99 बड़ा एक आइकॉनिक। 2004 में शायद 10 की 10 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीती थी। 2004 में तो कांग्रेस की सरकार बनी, फिर 2009 में फिर कांग्रेस सरकार बनी की सरकार बनी। 2014 में फिर 10 में से 9 सीटें बीजेपी, रोहतक को छोड़कर के 9 सीटें बीजेपी के पास आई। हाँ, नहीं, उसके अंदर एक सिरसा की सीट भी जो है वो शायद आईएनएलडी से चरणजीत रोड़ी शायद 8 सीटें बीजेपी के पास थी और 7 शायद भाजपा के पास थी। 2 आईएनएल शायद दुष्यंत चौटाला 2014 में ही एमपी बने थे हिसार से, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से एमपी बने थे। ठीक है, उसके बाद 2019 में 10 की 10 भाजपा के पास, तो भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज का। और आज जो हरियाणा का रुख प्रतीत होता है, भाजपा पूरे देश में भी और हरियाणा में भी अपने चुनाव को अच्छी प्रकार से मैनेज करने में कामयाब हुई है। हालांकि देश में एंटी इनकम्बेंसी थी, प्रदेश में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद भाजपा आज हरियाणा में कम से कम 7 और अधिकतम 9 सीटें जीत रही है। 7 से 9। देखो, एक सीट कांग्रेस की कंफर्म आ रही है रोहतक, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। लेकिन कथुरिया साहब, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि बीजेपी से कौन कैंडिडेट उतारा जाता है, क्योंकि अगर अरविंद शर्मा को रिपीट किया जाता है तो समीकरण अलग बनेंगे। कैंडिडेट अरविंद शर्मा के अलावा कोई आता है तो समीकरण अलग बनेंगे। अब बात यह है कि टक्कर कांटे की होगी या एक तरफ माहौल होगा। देखो, टक्कर हो सकती है। आज का जो सर्वे है उसमें अरविंद शर्मा दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पिछड़ रहे हैं।
देखो 2019 का जो चुनाव था वो भूपेंद्र हुड्डा परिवार के द्वारा मतलब लाइटली लिया गया अरविंद शर्मा को। शायद उसमें एक कारण ये भी था कि जो उनकी एनर्जी थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत लोकसभा में लगा दिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अकेला यहाँ छोड़ दिया रोहतक लोकसभा में, तो शायद ये भी कारण था। तो इस बार भूपेंद्र हुड्डा परिवार की राजनीति के लिए रोहतक लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अपनी पूरी ताकत रोहतक लोकसभा में झोंक देंगे, किसी भी हाल में वो रोहतक लोकसभा का चुनाव हारना नहीं चाहेंगे किसी भी प्रकार। और कथुरिया साहब, मैं इसमें एक नैरेटिव भी देख रहा हूँ, पिछले काफ़ी समय से दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा में एक्टिव हैं और झज्जर में, कोसली में, रोहतक के अंदर लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस बार जो उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश जो की जा रही है वो ये कर कि रोहतक की जो लोकसभा है वो फ्यूचर दिखाएगी आने वाले विधानसभा का। अगर यहाँ पे रोहतक को सीट जीत लेते हैं तो चौधर जो है, जो इनका एक पुराना नारा था कि रोहतक की चौधर, शायद वो नैरेटिव अभी बनाने की वो देखो नैरेटिव बिल्कुल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के द्वारा ये भी फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार भूपेंद्र हुड्डा 2004 में एमपी बनकर वाया दिल्ली चंडीगढ़ गए थे, इसी प्रकार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप रोहतक लोकसभा से जितवाइए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वाया दिल्ली चंडीगढ़ पहुंचेंगे। ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये बताइए कि बीजेपी से कैंडिडेट रोहतक के कौन होंगे? देखो वैसे अरविंद शर्मा को लोकसभा का चुनाव जरूर लड़वाया जा रहा है भाजपा की ओर से, उनकी टिकट कट नहीं रही, पर मुझे लग रहा है कि आज भी अरविंद शर्मा को रोहतक की बजाय सोनीपत शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि रमेश कौशिक, जो मेरे पास गुप्त सूत्रों, जो भाजपा के सूत्र हैं वहाँ से खबर आ रही है, रमेश कौशिक, ब्रिजेंद्र सिंह, नायाब सिंह सैनी और सुनीता दुग्गल, इन 4 प्रत्याशियों का जो नाम है वो हरियाणा की फाइनल लिस्ट से नहीं आ रहा। ये 4 नाम इस लिस्ट से आपको गायब दिखाई देंगे। उसके बाद जिनकी टिकट 100% फाइनल हो चुकी है वो नाम मैं बता रहा हूँ। कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद से, बीजेपी के कैंडिडेट कृष्ण रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद रतनलाल कटारिया जी, उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी बंतो कटारिया जी को मैदान में उतारा जा रहा है, जो वो भी हम रिपीट ही अम्बाला लोकसभा से, अम्बाला, हाँ वो रिपीट ही परिवार में आई है। उसके बाद मुझे लग रहा है चौधरी धर्मवीर जी पे भी संशय बना हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी हैं सुधा यादव जी। वो सुधा यादव जी पहले भी महेंद्रगढ़ से सांसद भी रही हैं 1999। उन्होंने राव इंद्रजीत को चुनाव मैदान में हराया था 99 में। उसके बाद उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया है। बहुत ही पावरफुल बोर्ड है भाजपा का, जिसमें से भाजपा ही है। हाँ, नितिन गडकरी को हटाकर सुधा यादव को यदि शामिल किया जाता है तो आप मान सकते हैं कि कितनी पावरफुल है। तो राव इंद्रजीत किसी भी प्रकार नहीं चाह रहे कि सुधा यादव भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ें। वो धर्मवीर सिंह की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये ही नहीं चाहते कि हरियाणा में कोई दूसरा यादव अहिरवाल का पैदा हो, इसलिए उन्होंने भूपेंद्र यादव के पंजे यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ में नहीं लगे। उसमें मुख्यमंत्री का भी रोल बता रहे हैं कि वो भी नहीं चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव। तो इसी प्रकार अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो इधर कुआं एक तरफ खाई। देखो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ना तो ये चाहते हैं कि सुधा यादव भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ें, और ना ये चाहते हैं कि धर्मवीर सिंह चुनाव लड़ें। तो किसी नए कैंडिडेट को लड़ना चाहते हैं। देखो उनकी जो पसंद है वो मुझे लगता है जेपी दलाल है, जयप्रकाश दलाल, जो लोहारू से एमएलए हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। अब आपको एक ताज्जुब क्यों, आप सोच रहे होंगे कि सुधा यादव जी को क्यों नहीं चाह रहे होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। देखो एक किस्सा है, कभी सुधा यादव सांसद जब थी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके चहेते मनीष ग्रोवर किसी काम को लेकर कई बार सुधा यादव से मिले थे। वो शायद
कर भी सकती थी, परंतु वो काम हुआ नहीं था। उस अदावत को लेकर और कोई भी जो राजनीतिज्ञ ये नहीं चाहता कि जिसकी ऊपर तक पहुँच हो और वो हरियाणा में आकर अपने पंजे जमाए, इसलिए वो सुधा यादव को भिवानी महेंद्रगढ़ की बजाय रोहतक से चुनाव लड़वाना। अच्छा, रोहतक से भी सुधा यादव का नाम हो सकता है? रोहतक से सुधा यादव का नाम हो सकता है। रोहतक लोकसभा में 1,96,000 के करीब यादव वोट हैं। फिर सुधा यादव नरेंद्र मोदी जी के करीब भी हैं। सुधा यादव यदि रोहतक से चुनाव हार भी जाती हैं तो भी नरेंद्र मोदी इन्हें राज्यसभा भेजकर और केंद्र में मंत्री तक बना सकते हैं। लेकिन अगर सुधा यादव यहाँ से फाइनल हैं बीजेपी की लिस्ट में, तो समीकरण क्या बनेंगे रोहतक के? रोहतक के समीकरण ये बनते हैं, देखो मुझे ये लगता है कि 2,74,000 के करीब कोसली में वोट हैं और लगभग उसमें से 55% यादव वोट है। इसी प्रकार 12% यहाँ पर यादव वोट है झज्जर में। तो आपको एक बात बताता हूँ, झज्जर में दीपेंद्र की लीड है जो वो लगभग बराबर हो जाएगी और नॉमिनल मार्जिन से दीपेंद्र पिछड़ भी सकते हैं झज्जर में। उसके बाद कोसली में जो लीड है वो भाजपा की, वो 60,000 से बढ़कर लगभग 80,000 से 1,00,000 के बीच पहुंच सकती है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ बाकी सभी जो 7 हल्के बचेंगे, बहादुरगढ़ में मुझे डाउट है क्योंकि वहाँ ब्राह्मण कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट है। पिछली बार दीपेंद्र यहाँ से पिछड़े थे। यदि यहाँ पे ब्राह्मण की टिकट काटकर यादव को टिकट दी जाती है तो ब्राह्मणों का एक वोट बैंक कांग्रेस की तरफ खिसकने की संभावना जताई तो आप सर ये कह रहे हो कॉम्बिनेशन जो बनेगा बीजेपी की वोट प्लस यादव की एन ब्लॉक वोट पड़ेगी, इकट्ठा पड़ेंगी और इधर से बीजेपी की जो नॉन जाट की वोट है वो पीक कर जाएंगी, तो उससे एक कॉम्बिनेशन। देखो सुधा यादव के पास अपनी टीम नहीं है, भाजपा की टीम के सहारे ना तो 2019 में चुनाव जीता जा सकता था ना अब 2024 में चुनाव जीता जा सकता, क्योंकि अपनी टीम अरविंद शर्मा की एक अपनी टीम है। अरविंद शर्मा निर्दलीय भी सांसद बन चुके हैं। हाँ। तो आप एक चीज़ देखिए अरविंद शर्मा कितने पावरफुल हैं। करनाल से वो सांसद रहे, सोनीपत से सांसद रहे, रोहतक से सांसद रहे। रोहतक हरियाणा की सबसे टफ सीट थी, अगर वो रोहतक की सीट भी 2019 में जीत जाते हैं, उनकी खुद की भी एक टीम है। उनके पास एक बहुत बड़ी ऐसी टीम है जो जैसे ही चुनाव शुरू होता है तो वो जो है ना ब्राह्मण लॉबी में जाती हैं और पता नहीं क्या करती हैं, सारी ब्राह्मण लॉबी को चार्ज कर देती हैं और फिर जब वो वर्ड ऑफ माउथ फैलाना शुरू करते हैं तो एक पूरा माहौल बन जाता है। शायद 2019 में भी यही 2019 में भी यही हुआ। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2019 में भी अरविंद शर्मा को छोड़ के कोई अगर उम्मीदवार होता तो बुरी तरह हार जाता। चलिए हम अब आगे शिफ्ट होते। गुड़गांव से राव इंद्रजीत आपने बताया बीजेपी से रिपीट कर रहे हैं, तो कांग्रेस से कौन कैंडिडेट? कांग्रेस से केवल 2 ही नाम बचते हैं। अगर यादव वर्सेस यादव हुआ तो रावदान सिंह, यदि वहाँ किसी ब्राह्मण चेहरे को, क्योंकि कांग्रेस 2 ब्राह्मण चेहरे 100% उतार रही है, जिसमें एक सोनीपत, एक गुरुग्राम और एक करनाल, इन 3 सीटों को चिन्हित किया गया। मैं 3 नाम बता रहा हूँ, 3 में से 2 लोकसभा जरूर लड़ेंगे। कुलदीप वत्स सोनीपत से, चाणक्य पंडित करनाल से, कुलदीप जो बादली से एमएलए हैं, ठीक है। और तीसरा नाम मैं बता रहा हूँ जितेंद्र भारद्वाज जो कांग्रेस के कार्याध्यक्ष हैं। नॉन यादव चेहरे के तौर पर उन्हें गुरुग्राम से उतारा जा सकता है। तो 3 में से कोई भी 2 चेहरे, चौथा नाम में भी पॉसिबल हो कि नीरज शर्मा को भी मैदान में उतारा जा सकता है। इन 4 चेहरों में से कोई भी 2 चेहरे कांग्रेस 100% उतार रही है। और फरीदाबाद से कांग्रेस के कैंडिडेट, क्योंकि आपने बताया बीजेपी से केपी गुर्जर फाइनल हो गए, कांग्रेस से कौन हो सकता है? महेंद्र प्रताप, नीरज शर्मा और करण दलाल, इनमें से। और मुझे ज़्यादा जो संभावना है करण दलाल के चुनाव लड़ने की संभावना कम प्रतीत होती है। महेंद्र प्रताप जी की संभावना सबसे ज़्यादा प्रतीत हो रही है। महेंद्र प्रताप जी की पैरवी कर रहे हैं यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी। तो उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं भिवानी से कांग्रेस के कैंडिडेट कौन हो सकते हैं? भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा। भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी मुझे ज़्यादातर संभावना ये लग रही है कि जितेंद्र भारद्वाज
गुरुग्राम से लड़ेंगे और भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह लड़ेंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो किरण चौधरी अपनी बेटी को, श्रुति चौधरी को, चौधरी बंसीलाल की पोती देखो को, वो गई हैं ऊपर भी। देखो किरण चौधरी दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं। बीच में उनकी बातचीत भाजपा के साथ भी चली थी। हाँ, ऐसी अफवाहें, ऐसी बातें, रूमर्स ऐसे चले थे। और जैसे ही वो अपने जो यहाँ सारे कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली गई थी तो संभावना थी कि वो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही नेताओं के संपर्क में और है। पीछे एक राज्यसभा की वोटिंग के दौरान एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें किरण चौधरी का नाम आया था। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि उससे भी हाईकमान जो है काफ़ी नाराज़ है। हाँ, तो देखो इसलिए मुझे लग रहा है कि श्रुति चौधरी की बजाय राव दान सिंह या राव बहादुर सिंह में से किसी एक प्रत्याशी के चुनाव मैदान में आने की संभावना ज़्यादा। हिसार से आते हैं, हिसार से बीजेपी के और कांग्रेस के कौन करने लगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और भारतीय जनता पार्टी तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम फाइनल कर चुकी है। मुझे जहाँ तक लग रहा है उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है, परंतु कैप्टन अभिमन्यु के रास्ते में एक ही रोड़ा है, वो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में किसी भी बड़े जाट नेता के पंजे नहीं लगने देना चाहते। तो आप ये मानते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु बड़े जाट नेता है, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं एक टर्म वो, फाइनेंस और मिनिस्टर हिसार में उनका गांव भी है, खांडा उनका गांव है। 2 बार वो रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, नारनौल से विधानसभा का चुनाव, और जब यहाँ पर रह चुके हैं। आप एक बात देखिए, कैप्टन अभिमन्यु ने कितना बड़ा उलटफेर किया था। 2004 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अच्छे खासे वोट लिए। उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और उनकी जगह उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जब सभी को ये प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पर एक तरफा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं, तो उन्होंने 2005 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुझे लग रहा है कि शायद 1.5 लाख के करीब मत प्राप्त किए थे। और इनेलो जो हरियाणा में एक नाम होता था, इनेलो के प्रत्याशी बलवान सिंह सुहाग केवल 41,000 मत प्राप्त कर पाए थे, तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। तभी से वहाँ भाजपा मतलब अपने दम पर मजबूत होना आरंभ हुई थी। तो बीजेपी से आपने बताया कि कैप्टन अभिमन्यु, तो कांग्रेस के कैंडिडेट कौन होंगे फिर, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह की टिकट यहाँ कटी है? तो ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटती है तो ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में अपने घर वापसी भी कर सकते हैं। उनके पिताजी के वीरेंद्र सिंह जी के गांधी परिवार से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो वो 40 साल से ज़्यादा कांग्रेस के अंदर रहे हैं। जितना भी उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का जो मर्म है, जो जूस है, जो बढ़िया पार्ट है, वो तो कांग्रेस में बिताया। कितने सारे प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं और उनकी चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी। यहाँ भी वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं, और उनको वीरेंद्र सिंह डोमर खा कहा जाता है, और उस साइड के बांगड़ के बहुत बड़े लीडर रहे हैं। हिसार से सांसद भी रहे हैं। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि अब वो कांग्रेस को छोड़ के गए थे, सोनिया गांधी को छोड़ करके वो गए थे। हालांकि उन्होंने ये, उस समय मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद उन्होंने ये बीजेपी को कहा था कि मैं सोनिया गांधी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी मैं कांग्रेस की तो बुराई कर दूंगा। तो अब लाइकली वो देखो एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना बचा के रखता है हर नेता की, कभी वहाँ वापसी। यदि सोनिया गांधी के खिलाफ बोल देते तो उनकी आज भी कांग्रेस। हालांकि आजकल तो मोदी को गाली देने वाले, बीजेपी में ज्वाइन करे गांधी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को उल्टा सिल्टा बोलने वाले, वो आजकल तो कोई वो एथिक्स तो रहे नहीं। खैर चलिए, तो आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं, वापसी कर सकते हैं। जेपी कहाँ जाएगा? जेपी देखो, यदि इनसे ब्रजेंद्र सिंह से या वापसी नहीं कर पाए या बात नहीं बनी, तो जयप्रकाश जेपी वहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। परंतु जो हिसार सीट है वहाँ पर कुमारी शैलजा अपना दावा जताए हुए हैं कि हिसार सीट मेरा गृह क्षेत्र है। उनका गांव हिसार लोकसभा में ही आता है, प्रभुवाला। तो वो हिसार पर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहती हैं। कौन है उनका प्रत्याशी? उनके प्रत्याशी में मुझे एक आपको भी अचंभा होगा वो नाम सुनकर, कुमारी शैलजा अजय चौधरी, जिनके पिताजी शायद पहले नारनौल से विधायक भी रहे हैं और कांग्रेस के काफ़ी लंबे समय महासचिव रहे, अजय चौधरी पर दांव खेल सकती है। नारनौल
ही उनका विधानसभा क्षेत्र है और कांग्रेस में अच्छी पकड़ है। कुमारी शैलजा के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। कथुरिया जी, जैसे हम इसका टाइटल भी है कि संभावित, हमने ये कहा है कि लगभग जो फाइनल हो चुके हैं, तो आपके हिसाब से हिसार से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे ब्रजेंद्र सिंह, यदि पार्टी में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट मिनट चेंज होता रहता है, लिस्टें बदलती रहती हैं, तो हम जानते ही हैं। यदि वो शामिल होते हैं तो वो प्रत्याशी अम्बाला से हम आते हैं, अम्बाला से बीजेपी के, क्योंकि उनके बंतो कटारिया जी का नाम बिल्कुल और फाइनल। कांग्रेस से कौन हो सकते हैं? कांग्रेस से देखो, वहाँ कुमारी शैलजा ये नहीं चाहती कि यहाँ हुड्डा गुट का प्रत्याशी आए, तो सबसे पहला जो नाम है वहाँ पर, अगर केंद्र से कोई बड़ा चेहरा उतारा जाता है तो उदित राज जी को मैदान में उतार। वो दिल्ली में पहले सांसद भी रह चुके हैं और बड़ा चेहरा है, आजकल कांग्रेस में दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि लोकल स्थानीय चेहरा उतारा जाता है तो रेनू वाला जो सढौरा से विधायक हैं उनको शैलजा आगे कर रही हैं, कुमारी शैलजा। और यदि हुड्डा गुट से प्रत्याशी आया तो वरुण मुलाना का नाम चर्चा में है। जी, तो उसके बाद हम अगली लोकसभा पे आते हैं। फरीदाबाद से हमने बातचीत कर ली, गुड़गांव से हमने बातचीत कर ली, सोनीपत से, करनाल और कुरुक्षेत्र, करनाल और कुरुक्षेत्र, 2 जीटी रोड की बच गई। कुरुक्षेत्र में जहाँ तक मुझे सुशील गुप्ता तो वो फाइनल है इंडिया के गठबंधन, इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता हैं, तो उनकी तोड़ के लिए भाजपा एक बड़े उद्योगपति जो लगभग भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और उनका कोई फॉर्मेलिटी बचती है तो जल्द ही कर लेंगे। मुझे लगता है नवीन जिंदल का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। एमपी भी रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी एमपी बड़े रह धनाढ़ चुके परिवार से हैं और बहुत देश के बड़े उद्योगपतियों में नाम बड़े है। उद्योगपति। उनकी माता जी शायद सावित्री जिंदल, भारत की सबसे शायद वो एशिया की वन ऑफ द रिचेस्ट महिला हैं, ऐसा हमने कई मैगजीन्स में देखा है। हम तो नवीन जिंदल, क्योंकि कुरुक्षेत्र उनका कर्म क्षेत्र रहा है और कुरुक्षेत्र में उनका अपना एक वोट बैंक है जिंदल परिवार के नाम से। और करनाल से लगभग संजय भाटिया की टिकट फाइनल बस अनाउंस होना बाकी है, नाम भी उनका फाइनल लिस्ट में लिखा। हरियाणा में तो सबसे ज्यादा मार्जिन से वही जीते थे, तो कांग्रेस के कैंडिडेट कौन हो सकते? कुलदीप शर्मा अपने बेटे का नाम आगे कर रहे हैं। वहाँ मुझे लग रहा है कि चाणक्य पंडित को चुनाव लड़वाया जा सकता है। यदि ब्राह्मण कोटे से 2 टिकटें देनी हुई और कहीं एडजस्ट नहीं हो पाई तो चाणक्य पंडित को चुनाव लड़वाया जा सकता है। उसके बाद यदि ब्राह्मण कोटा 2 सांसदों की लोकसभा टिकट पहले ही पूरी हो गई तो वहाँ से मराठा वीरेंद्र जी को भी चुनाव लड़ाया। और अब 10वीं लोकसभा सिरसा लोकसभा में, सिरसा लोकसभा पर दावा है कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा वैसे खुद तो लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाह रही, परंतु मुझे लग रहा है कि कुमारी शैलजा को 100% चुनाव कांग्रेस हाईकमान लड़वाना चाहती है। यदि वो सिरसा से चुनाव लड़ती हैं तो जीत की भी प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि उनका तोड़ अभी तक भाजपा ढूंढ नहीं पाई है। भाजपा भी काफ़ी समय से मंथन कर रही है, कभी अशोक तंवर को ज्वाइन करवा रही है, कभी रविंदर बरियाला का, कभी बलकौर सिंह का, कभी किसी का नाम आगे कर रहे हैं। तो मुझे सुनीता दुग्गल की वहाँ से टिकट मुझे लग रहा है कि कट रही है। सुनीता दुग्गल को वहाँ से टिकट कटने के बाद या तो रतिया या फिर कालावाली से विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा या उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। दिल्ली की एससी सीट पर उन्हें चुनाव लड़वाया तो फिर कैंडिडेट होंगे कौन? मुझे ज़्यादा संभावनाएं अशोक तंवर की लग रही हैं, पर वहाँ पर जट सिख और जो मजहबी सिख हैं उनकी अच्छी खासी तादाद है, तो उनमें रविंदर बलियाला या फिर बलकौर सिंह, इनमें से किसी एक को प्रत्याशी। तो जैसा आपने शुरू में कहा कि आपको लग रहा है कि 10 में से अगर ये कैंडिडेट अनाउंस होते हैं जो हमने अभी बातचीत की है, तो आपको क्या लगता है 10 में से बीजेपी कितनी सीट जीत रही है? बीजेपी 7 सीटें कंफर्म जीत रही है। कौन सी नहीं जीत रही, पहले हम वो बात करेंगे। बीजेपी देखो, रोहतक नहीं जीत रही, ठीक है, सिरसा आज की पोजीशन में नहीं जीत रही। वो कांग्रेस और भाजपा का प्रत्याशी कौन आता है उस पर भी बहुत है। यदि कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हैं तो सिरसा सीट निकल सकती है, जीतने की बहुत ज़्यादा संभावना
कांग्रेस की दो रहेगी। सीटें होगी, तीसरी तो तीसरी सीट जहाँ पर यहाँ पर डाउटफुल है अभी आज की डेट में, वहाँ नेक टू नेक मुकाबला है। यदि प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा के इस तरह से आते हैं तो तीसरी सीट सोनीपत हो सकती है। सोनीपत कांग्रेस के खाते में। यदि वहाँ पर भाजपा का जाट प्रत्याशी आता है और अगर वहाँ भाजपा योगेश्वर दत्त को भी तो उतार सकती है। योगेश्वर दत्त और कुलदीप वत्स में यदि मुकाबला होता है तो मुकाबला नेक टू नेक होगा। ज़्यादा बड़े मार्जिन से योगेश्वर नहीं जीत पाएंगे। और यदि अच्छा चुनाव मैनेज कर गए कुलदीप वत्स को भी चुनाव, जिस प्रकार अरविंद शर्मा भाजपा में अच्छे से चुनाव लड़ते हैं, इसी प्रकार कुलदीप वत्स को भी चुनाव अच्छे से लड़ना आता है। तो कुलदीप वत्स भी यदि चुनाव, उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और एक बहुत बड़े चेहरे ओम प्रकाश धनखड़ को धूल चटाई थी, जबकि वो सर्विंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो मैं आपको एक और यही कह रहा हूँ, भी बादली में ही आता है। तो यही चीज़ कह रहा हूँ, यदि कुलदीप वत्स को यहाँ पर सोनीपत से प्रत्याशी बनाया जाता है तो उसका फ़ायदा 2 लोकसभा में होता है। सोनीपत के साथ साथ रोहतक लोकसभा में भी कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ता है। जी, तो ये थे हमारे साथ आंकड़ों के जादूगर भाई जोगिंदर, और आज हमने बातचीत की कि कांग्रेस और बीजेपी से 2024 के संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं और क्या आंकड़ा हो सकता है। हम आशा करते हैं कि आज या कल में फाइनल लिस्ट आ जाएगी, तो उसके बाद हम दोबारा से चर्चा करेंगे। जो भी फाइनल नाम आएंगे उनके बाद चर्चा करेंगे कि समीकरण अब क्या बनेंगे, जब क्योंकि सीटें अनाउंस हो चुकी होगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद कथुरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।